Bismillahirrahmanirrahim. So we are here on lecture 3 for chapter number 4, that is economic systems and market methods. Just for a quick reminder, हम लोग नेशनल एनवायरनमेंट डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कंट्रीज का कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर रिस्पेक्टिवली कल्चर और गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम्स का कंपैरिजन कर चुके हैं, और अब हम इकोनॉमिक सिस्टम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं टू डिटरमिन के इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में किस तरह ये इम्पैक्ट करते हैं। Talking about the learning objectives, we were discussing before lecture number 3 in lecture number 2 the last part, that is indicators of economic development. हमने इससे पहले दो इंडिकेटर्स दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इन दो इंडिकेटर्स को डिस्कस किया था। अब फर्दर उन इंडिकेटर्स को कैरी करेंगे, लेके चलेंगे आगे इकोनॉमिक एनालिसिस की तरफ। और इस इकोनॉमिक एनालिसिस के करेंगे अपने हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिस्कशन जीडीपी के जरिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये सबसे कॉमनली यूज्ड होने वाला इकोनॉमिक मेयर है, जिसके ज़रिए कंट्रीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। इवन तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो जीडीपी के ज़रिए कंट्रीज़ का कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं। जीडीपी बेसिकली टोटल प्रोडक्शन है किसी भी एक नेशनल बॉर्डर के विद इन जो भी प्रोडक्शन हुई है उसका सम टोटल जो है वो जीडीपी कहलाता है। उसके अंदर दो तरह की जीडीपी आ जाती है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। दोनों का डिफरेंस इन्फ्लेशन के ऊपर बेस करता है। जब आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो आप सिंपली जो भी आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको उसकी करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेकिन नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्वाइट पॉसिबल कि जो इंक्रीज आया है जीडीपी के अंदर वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इंक्रीज ना हो, बल्कि सिर्फ प्राइसेस का इंक्रीज हो। दैट मीन्स कि क्वाइट पॉसिबल कि आपने एक साल 2 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं और अगले साल भी आपकी नेशन ने टोटल 2 मिलियन यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए हैं। तो प्रोडक्शन आपकी नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से करंट मार्केट प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आपका जीडीपी ज़्यादा आ रहा है। तो रियल जीडीपी के अंदर आप क्या करते हैं कि आप करंट प्राइसेस में से तो इन्फ्लेशन की वजह से आने वाला इंक्रीज है प्राइसेस में वो माइनस कर देते हैं। रिमेंबर दैट सिर्फ इन्फ्लेशन का फैक्टर माइनस किया जाता है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पिछले साल से इस साल के दौरान कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट की वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से या किसी और इम्प्रूवमेंट की वजह से उसकी प्राइस के अंदर इंक्रीज आया हो। हम उस इम्प्रूवमेंट के इंक्रीज को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ इन्फ्लेशन के फैक्टर को माइनस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि रियल जीडीपी वैल्यू क्या है। देन अनदर मेजर जो कि यूज किया जाता है नेशनल कंपैरिजन के लिए, दैट इज जीएनपी। ये बेसिकली जीडीपी बेसिकली एक डोमेस्टिक बॉर्डर के अंदर टोटल प्रोडक्शन को शो करता है, जबकि जीएनपी जो है वो एक पूरी नेशन के प्रोडक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जीडीपी की वैल्यू के अंदर अपने नेशनल्स की जो भी प्रोडक्शंस अब्रॉड हैं, जो उन्होंने अब्रॉड सर्विसेज दे के अर्निंग की है, जो अब्रॉड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं और उनसे जो प्रोडक्शन की है वो ऐड करते हैं और इसमें माइनस करते हैं वो प्रोडक्शन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने आपकी कंट्री में की है। तो इस तरह आपके पास एक जीएनपी की फिगर आती है जो कि ट्रूली बता रही होती है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये बेसिकली बताएगी कि पाकिस्तानी ने क्या किया है। तो विद इन पाकिस्तान अगर किसी फॉरेनर ने कोई चीज प्रोड्यूस की है वो इसका हिस्सा नहीं है, और अगर किसी पाकिस्तानी ने मुल्क से बाहर जाके कोई चीज प्रोड्यूस की है वो इसका पार्ट बनेगा। इनके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए आप
इस वीडियो को सुनिए। Gross National Product, GNP, is one of the many metrics economists use to measure a country's economic output. For any one year, GNP equals the market value of all the goods and services produced by the citizens of a country, whether those goods were produced inside the country or manufactured elsewhere. Although similar, gross national product is not the same as the more frequently used gross domestic product, GDP. The difference between the two is that gross domestic product is the total of all economic output within a country's borders without distinction between foreign or domestic ownership, while gross national product looks only at citizenship and ignores where the goods were produced. Because of this, GDP and GNP are typically close in number, but not exactly the same. In countries with many foreign investors, the GDP can be quite a bit higher than the GNP. While both GDP and GNP are important indicators of a nation's economic productivity, the U.S. Department of Commerce switched from using the GNP to the GDP as their primary measure of the United States. I hope that clarifies the difference between GDP and GNP. Similarly, we have another indicator, that is gross national income. Okay, so GNP and GNI are one and the same thing. The difference is that shows the production and this is the income. दोनों तकरीबन तकरीबन एक जैसी वैल्यूज आती हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क उनकी कैलकुलेशन मेथड का होता है। वहाँ पे वो प्रोडक्शन यूनिट, एक्सपेंडिचर्स और रॉ मटेरियल्स, इस तरह की चीज़ों को ऐड करके वो लिया जाता है, जबकि इनकम के अंदर इन्वेस्टमेंट्स और रेंटल अर्निंग, वेजेस, सैलरीज, इस तरह की फिगर्स को ऐड करके लिया जाता है, बट इवेंचुअली दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आती हैं। सो जस्ट लाइक जीएनपी, ये जीडीआई या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को ऐड किया जाता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड उसके अंदर ऐड की जाती है, और पेमेंट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को माइनस किया जाता है। अगेन जीएनआई को बिट डिटेल में समझने के लिए ये वीडियो है, जिसके अंदर जीएनपी, जीएनआई और जीडीपी तीनों का कंपैरिजन किया गया है। A country's gross national income, or its GNI, is the sum of all goods and services it produces, plus net income received from other countries. It's closely related to gross domestic product, or GDP, which is the monetary value of all goods and services a country produces. But GNI adds the net income a country receives from overseas. That income includes the net on compensation, property income, and taxes on production and imports. GNI is the total amount a country actually gets to keep. For example, when an American-owned company operating in Canada sends its profits back to the United States, the U.S.'s GNI grows. And if a Canadian company operating within the U.S. sends its profits back to Canada, those profits will count toward Canada's GNI, but not the U.S.'s. The GNI is quite similar to a country's gross national product, GNP, which counts output from its citizens and companies regardless of where they are located. Usually, a nation's GNI and GDP are close, since the difference between what a nation receives from abroad negates most of what it pays overseas. But if the profit outflows from foreign countries located within a nation's borders far exceed the inflows of overseas income, a nation's GNI can fall far below GDP. For example, Ireland's GNI was 20% below its GDP in 2011 because the foreign investors it welcomed sent a large chunk of their profits back home. In this case, GNI was a better gauge of what its economy was actually producing. A higher GNI bodes well for a country.
सो these were some indicators जो कि यूज किए जाते हैं, बट दे आर नॉट ऑल द इंडिकेटर्स जो कि एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हैवी है और कितनी सब इम्पोर्टेंट है, और आप कितना इन डेप्थ एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप फर्दर इंडिकेटर्स चूज करते हैं। बट इवेंचुअली जो भी इंडिकेटर्स लिए जाते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि इंडिकेटर्स ऑन देयर फेस वैल्यू बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं, लेकिन उनका ट्रू मीनिंग समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत अपनी वर्किंग करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट को लेते हैं तो सिर्फ बैलेंस शीट के इंडिकेटर आपके लिए काफ़ी नहीं होते, बल्कि आप उसका रेशो एनालिसिस परफॉर्म करके, ईयर ऑन ईयर एनालिसिस परफॉर्म करके, इस तरह डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करके उनको अपने मीनिंग के लिए या अपने एनालिटिकल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। उसी तरह इन इंडिकेटर्स को भी कंट्रीज डेटा के इस इंडिकेटर्स को एडजस्ट किया जाता है सो दैट कि वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएं। तो बात करते हैं ब्रीफली। तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है वो फिगर्स की बजाय उनके रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ ग्रोथ इम्पोर्टेंट होते हैं। वाई? क्योंकि फिगर्स समटाइम्स वेरी कर रही होती हैं, इवन आपको गलती भी लग रही होती है, बिकॉज जो फिगर्स आप जब कन्वर्ट करते हैं सेम करेंसी के अंदर तो आप हमेशा फॉरेन एक्सचेंज का रेट अप्लाई करते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज के रेट समटाइम्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। सो जो फिगर्स आपके पास कन्वर्जन के पास बाद आती हैं वो ट्रू नहीं होती, इसलिए उन रेट्स और उन वैल्यूज के ऊपर रिलाई करने की बजाय ग्रोथ रेट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ग्रोथ रेट्स की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम करंट जीडीपी में से माइनस करते हैं प्रीवियस जीडीपी और उसे फिर डिवाइड करेंगे प्रीवियस जीडीपी पे, मल्टीप्लाई बाय 100 और आपके पास जीडीपी का ग्रोथ रेट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर डिपेंड करता है, आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कर रहे हैं तो 2010 के बाद 2009 प्रीवियस ईयर हो जाएगा, 2020 के लिए 2019 प्रीवियस ईयर हो जाएगा। आप 5 इयर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि आपने दो कंकरेंट ईयर ही लेने हैं, इसके अंदर आप जीडीपी करंट के अंदर 2019 रख सकते हैं, जीडीपी प्रायर के अंदर 2010 रख सकते हैं। ये शो कराएगा कि 2010 से लेकर 2019 तक इस कंट्री का जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी पीरियड टाइम पीरियड का कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो, चाहे वो 10 इयर्स का हो, 5 इयर्स का हो, एज इट सूट्स योर एनालिटिकल पर्पसेस। देन बजाय इसके जीडीपी, जीएनपी और जीडीआई वगैरह को ऑन इट्स फेस वैल्यू के लेने के, उसके पर कैपिटा वैल्यू डिटरमिन की जाती है। पर कैपिटा वैल्यू किसी भी फिगर की डिटरमिन करने के लिए उसको डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन के ऊपर कंट्री की, और इस पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड करने के बाद उसका ईयरली एनालिसिस जो है वो आपको उस कंट्री की ट्रू प्रोग्रेस रिपोर्ट बताता है। वो किस तरह कि अगर जीडीआई पर कैपिटा फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर रहा है किसी कंट्री का, तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंट्री का जीडीआई ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। सो दैट मीन्स कि उस कंट्री, उस नेशन की इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और उस इनकम को कंज्यूम करने वाली पॉपुलेशन लेस स्पीड से बढ़ रही है। सो दैट मीन्स के पिछले सालों के मुकाबले में इस साल उस नेशन के पास ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ज्यादा बेटर व्यू प्रोवाइड करेगी। ऑब्वियसली अगर जीडीआई तो बढ़ रही है लेकिन जीडीआई पर कैपिटा किसी कंट्री का डिक्रीज कर रहा है, तो बावजूद इसके कि उसकी जीडीआई इंक्रीज कर रही है वो कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रही, क्योंकि वो इतनी इनकम जनरेट नहीं कर रही जो उसकी पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी हो।
इसी तरह परचेजिंग पावर पैरिटी डिटरमिन की जाती है। परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली डिटरमिन करती है कि जो कॉस्ट है किसी एक प्रोडक्ट की वो कंट्री टू कंट्री सेम रहे। दैट मीन्स के अगर आप एक कोका कोला की बोतल पाकिस्तान में परचेज करते हैं और पाकिस्तान में लेट्स से जी 1.5 लीटर की बोतल लेट्स अज्यूम के 100 रुपीज़ की आती है और 100 रुपीज़ का ही अगर डॉलर हो तो दैट मीन्स के अमेरिका में कोक की 1.5 लीटर की बोतल आपको $1 की मिलनी चाहिए। देन इट विल बी सेड के दोनों कंट्रीज में परचेजिंग पावर पैरिटी एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स कि 100 रुपीज़ की कोका कोला आपको यहाँ से मिल रही है और 100 रुपीज़ की ही आपको अमेरिका से मिल रही है, बिकॉज 100 रुपीज़ इज इक्वल टू $1। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोका कोला यहाँ से 100 रुपीज़ की मिल रही है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वो 50 सेंट्स की मिल रही है, तो इसका मतलब है कि दोनों कंट्रीज के दरमियान में परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं है, या एटलीस्ट जो कन्वर्जन रेट है पाक रुपीज़ का यूएस डॉलर में फॉरेन एक्सचेंज का रेट वो ट्रू मार्केट रेट नहीं है, बल्कि वो कंट्रोल्ड रेट है। सो परचेजिंग पावर पैरिटी के जरिए एडजस्ट किया जाता है जीएनआई की फिगर्स को, आपके फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स को, ताकि जो कन्वर्जन जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के एनालिसिस के लिए आप कर रहे हैं तो वो आपको ट्रूअर पिक्चर दे। फर्दर इसको एलैबोरेट करने के लिए Purchasing Power Parity (PPP) compares different countries' currencies through a market basket of goods approach. Two currencies are in PPP when a market basket of goods, taking into account the exchange rate, is priced the same in both countries. PPP currency rates are considered more accurate than market exchange rates. Market exchange rates, set on the foreign exchange market, tend to be influenced by other factors such as government intervention, different interest rates, speculation trading, and hedging. PPP rates are determined by comparing the prices of identical items in different countries. PPP rates are often difficult to determine because of differences in purchasing habits among the citizens of different countries, unequal quality of goods in those countries, and differences in each country's economy. But once the PPP rate is determined, it remains relatively constant over the long run. PPP is often used to make more accurate comparisons between two countries' gross domestic product (GDP) than can be made when using market exchange rates. For example, let's look at two rival countries, Freonia and Controlia. Each country produces the same amount of goods in a given year. Thus, the GDP should be the same for each country. But because Controlia manipulates its currency on the world market, its currency is artificially high when compared to Freonia's currency. It takes 3 Freonia dollars to buy 1 Controlia pound. So using the market exchange rate to compare GDPs, it would look as if Controlia's GDP were 3 times the size of Freonia's when expressed in the same currency. Using the PPP exchange rate would eliminate this bias and show that the GDP for each country is the same. सो दैट मीन्स कि जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी के जरिए डिटरमिन करते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो आपको ज़्यादा ट्रू पिक्चर मिलती है वैल्यू। इन तमाम एनालिसिस का और उन एनालिसिस को एडजस्ट करने का बेसिक पर्पस अगेन एक ऐसे बिजनेस डिसीजन को लेना होता है जो आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। तो इसलिए इन एनालिसिस को बहुत केयरफुली परफॉर्म किया जाता है और उनकी बेसिस के ऊपर चॉइसेस ली जाती हैं कि आपको किस कंट्री में इन्वेस्ट करना फेवरेबल है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना फेवरेबल नहीं है, कहाँ पे आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए एक्वायर करनी है मार्केट, कहाँ आप एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए या
लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग के ज़रिए आपने मार्केट को एक्वायर करना है। तो ये सारे डिसीजंस जो हैं ये इन एनालिसिस के ऊपर बेस करते हैं, और सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस अकेला नहीं, बल्कि जो हम पहले पढ़ चुके हैं कल्चरल एनालिसिस, गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम का एनालिसिस, प्लस उसके अंदर इकोनॉमिक डाटा का एनालिसिस, और उन तमाम को आप जब कंपेयर करेंगे और जो आपका एक टारगेट है आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी प्रेफरेंसेस को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा कंट्री उन प्रेफरेंसेस को मीट कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई कंट्री जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं 100% आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, बट आपको एज अ बिजनेसमैन जो डिसीजन लेना होता है कि क्या चीज़ आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं और किस चीज़ के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। That concludes our chapter number 4, and also it concludes our part 2, that is national environmental differences. So ये हमारा एक comparison जो countries का हमने start किया था chapter number 2 culture से, वो यहाँ पे हमारा conclude हो रहा है। Next session में हम इंशाल्लाह start करेंगे international trade theories को, जो कि explain करती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड के पीछे क्या रीजंस होती हैं और किस तरह वो इम्पैक्ट करती हैं ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी को, सो दैट कि थोड़ा बहुत उसके मतलब हमें अंदाज़ा हो जाए, और उसके बाद हम मूव करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजीज की तरफ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ गूगल क्लासरूम में उसको पोस्ट करें, डिस्कशन में लेके आएँ और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करें। थैंक यू वेरी मच।